Hi everyone. Hello, 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 hello. Very, very good morning. Am I clearly audible and visible? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग. क्लियरली ऑडिबल, विजिबल. स्वागत है आप सबका यूनिट्स एंड डिमेंशंस की बच्चों दूसरी क्लास में. शेयरिंग द स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू. प्लीज मुझे बताना कि क्या ये परफेक्टली विजिबल है. परफेक्टली विजिबल है. देखो थोड़ा सा स्लो चैप्टर है, इसमें थोड़ा सा थियोरेटिकल ज्यादा है. जैसे अगर तुम लोगों ने कल देखा हो ना, तो हम लोगों ने जनरली थियरी ही की है, बस कन्वर्जन एक पार्ट था जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल किया है. तो 2-3 और क्वेश्चंस कन्वर्जन पे करवाती हूँ, सिंस कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी भी कन्वर्जन में दिक्कत आ रही है. बस अब की बार वो सारे बच्चे ध्यान देंगे, क्योंकि लास्ट की क्लास में ही 13 टाइम्स रिपीट हो चुका है कि कन्वर्जन का बेसिस क्या है. तो 11 जून को कंडक्ट होती हुई हमारी दूसरी क्लास यूनिट्स एंड डिमेंशंस के ऊपर, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे कन्वर्जन्स के ऊपर. फिर बाद में बच्चों हम लोग जाएंगे प्लेन एंगल के ऊपर. ठीक है, प्लेन एंगल के ऊपर जाएंगे और पैरेलक्स मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो थोड़ा सा न्यूमेरिकल है. प्लेन एंगल में जो कन्वर्जन है वो भी न्यूमेरिकल है. फिर बाद में हम लोग जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स पे. फिर हम लोग जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स पे. और मुझे ये लगता है कि ये जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स इकलौते ही 90 मिनट्स का टाइम ले लेंगे. तो अगर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा कवर करते हैं तो उसको फिर बाद में मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी. पहले कुछ क्वेश्चंस कर लें कन्वर्जन के ऊपर. रात को हुई थी क्लास, बिल्कुल हुई थी. हाँ जी, कन्वर्जन के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करें, थोड़ा सा और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना. हमारे पास टाइम तो है ही, और ये चीज हम लोग ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुके हैं. जब तक चीजों में दिक्कत नहीं जाए तब तक हम लोगों को वो चीजें छोड़नी नहीं है. चाहे नवंबर 20 जो एक्चुअल डेट है इस बैच के सिलेबस कवरेज की, वो दिसंबर 20 तक चला जाए, डज नॉट मैटर. ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस अब की बार हमें करनी ही करनी है. तो एक क्वेश्चन मैं करवाती हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट के 2 क्वेश्चन तुम लोगों को करने को दूंगी. ठीक है, तो मैंने तुम्हें बोला कि भाई तुम ऐसा करो, 60 ग्राम डेसी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर को तुम लोग कन्वर्ट कर दो कैपिटल पीजी. इसका मतलब क्या, पेंटाग्राम डेसी सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, यहां पर मेरे पास आ गया मीटर क्यूब, यहां पर आ गया पर सेकेंड स्क्वायर. तो मैंने तुम लोगों को क्या बोला है ना, कि देखो कभी भी कन्वर्जन करो ना, तो ये देखो कि नंबर एक्चुअली में किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. तो जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ 60 मल्टीप्लाई हो रहा है एक तो 1 ग्राम से, एक मल्टीप्लाई हो रहा है 1 डेसी सेंटीमीटर के. डेसी सेंटीमीटर तो नहीं होगा, डेसीमीटर क्यूब होगा. दो प्रिफिक्सेस तुम लोगों को डील करने आएंगे नहीं. ठीक है, और डेसीमीटर क्यूब लिखना वैसे गलत भी है. ठीक है, मिली ही लिखा जा सकता है उस चीज को. तो 1 डेसीमीटर क्यूब आ गया, और डिवीजन में 1 सेकेंड का स्क्वायर आ गया. अब ध्यान से देख लेना, रिकैप चल रहा है, कल की क्लास में हम लोगों ने कन्वर्जन किस तरीके से किए थे. तो एक बार जब हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर जो नंबर है किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग ब्रैकेट्स को भरते हैं कि भाई ठीक है, चलो यहाँ पर 1 ग्राम नहीं आ रहा है तो इसकी जगह क्या आ रहा है, 1 डेसीमीटर नहीं आ रहा तो इसकी जगह क्या आ रहा है, 1 सेकेंड नहीं आ रहा तो इसकी जगह क्या आ रहा है. तो अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट्स भरेंगे. तो एक एक करके, सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ हम लोग ग्राम से पेंटाग्राम तक जा रहे हैं. तो ग्राम के आगे कोई प्रिफिक्स नहीं है, 1. पेंटा क्या होता है, हाँ जी, डेका, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, 10⁻15. तो हम 1 से जा रहे हैं 10⁻15 तक. तो तुम लोग देख पा रहे हो कि जो मेरा यूनिट है 10⁻15 से बढ़ रहा है. तो यूनिट अगर 10⁻15 से बढ़ रहा है, इसका मतलब जो नंबर है 10⁻15 से कम होना चाहिए. तो ये मेरे पास आ गया 10⁻−15 पेटाग्राम. और फिर बाद में अगर मान लो मैं लेंथ पे जाऊं, तो हम लोग डेसीमीटर से मीटर तक जा रहे हैं. इसका मतलब हम लोग 10⁻⁻1 से लेके 1 तक जा रहे हैं. तुम देख पा रहे हो जो यूनिट है 10 के फैक्टर से बढ़ रहा है. यूनिट 10 के फैक्टर से बढ़ रहा है, तो जो नंबर है मेरा 10 के फैक्टर से कम हो जाएगा. 1 सेकेंड जो पहले था, 1 सेकेंड वही बाद में भी है, तो यहाँ पर कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ी. दैट इज इट.
तो अब तुम देख लो नंबर क्या है, तो नंबर एक मेरे पास आ गया 60 10⁻⁻15 इंटू 10⁻⁻2, साथ में यूनिट मेरे पास आ गया पेटाग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा यहाँ पर 3 आएगा, पर मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक तरीके से देखूं तो यहाँ पर नंबर मेरे पास क्या बन जाता है, 60 इंटू 10⁻⁻18, जिसको तुम लोग 6 इंटू 10⁻⁻17 के टर्म्स में भी लिख सकते हो। पिको स्मॉल होता है बेबीज, पिको स्मॉल होता है। डेका, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। पेटा इज 10⁻15। ये चीज लिखवाई भी थी, एक बार रीचेक भी कर लेते हैं, मतलब रीचेक क्या, तुम लोगों को दिखा भी देती हूँ। ये देखो, कैपिटल पी से पेटा डिनोट किया जाता है, पी को स्मॉल पी से डिनोट किया जाता है, जैसे डेका कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है और डेसी स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है ना। तो ये सारी मिस्टेक्स अगर क्लास में नहीं करोगे तो ही दिक्कत होगी। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे सामने ही मिस्टेक्स हो जाए ताकि फिर आगे तुम लोगों को दिक्कत ना आए। तो उसके हिसाब से व्हाट 16 इंटू 10⁻⁻18 गिव्स यू द आंसर। पावर्स के साथ डील करना है ऑल, हम लोग ऑलरेडी क्लास में मैं तुम लोगों को सिखा चुकी हूँ। अब एक क्वेश्चन अब ये तुम करोगे, मुझे ये बताओ, 1 मैं सिर्फ लिख रही हूँ, ठीक है। तुम अब खुद डिकोड करो अब ये क्या है। बताओ। ये कन्वर्जन तो आएगी नहीं, तुम्हें तो सिर्फ सीजीएस से एसआई, एसआई से सीजीएस जाना है। हम ये कॉम्प्लिकेशन सिर्फ इंक्लूड कर रहे हैं कन्वर्जन को और अच्छे से सीखने के लिए। बताओ भाई। आराम से सॉल्व करो इसको। हाँ जी। इज इट 14? व्हाट इज 14? लास्ट वाले क्वेश्चन में बोल रहे हो क्या तुम लोग? तुम लोग पीछे ले गए वैसे तो थोड़ा। नो, इट इज नॉट 14। 14 कैसे? -15 -18। चलो इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। हर क्वेश्चन कन्वर्जन के ऊपर ही है। जो लास्ट वाले स्लाइड से नहीं समझ आया, यहाँ पर 3 बार रिपीटेशन होगा कन्वर्जन का, वहां से समझ लेना। हाँ जी, 10⁻⁻11। चलो देख लेते हैं, आ जाओ। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले मुझे देखना, लास्ट क्वेश्चन छोड़ दो, छोड़ दो, ये वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, यही तुम लोग करते हो, मैं भी इसीलिए भी तुम लोग मिस्टेक्स करते हो। तो 1 माइक्रोग्राम का स्क्वायर है, फिर एक 1 सेंटीमीटर, अच्छा ये डिवीजन में आ रहा है 1 सेंटीमीटर क्योंकि उसके ऊपर माइनस की पावर है। तो एक मेरे पास आ गया 1 सेंटीमीटर का क्यूब और एक मेरे पास आ गया 1 सेकेंड। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर ब्रैकेट्स को फिल करना है कि माइक्रोग्राम को किलोग्राम में किस तरीके से लिखा जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे लिखा जाएगा, सेकंड को डेका सेकंड में कैसे लिखा जाएगा। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर मान लो मैं माइक्रोग्राम से लेके अगर मैं किलोग्राम तक आती हूँ, तो मैं 10⁻⁻6 से 10⁻³ तक आ रही हूँ।
तो तुम देख पा रहे हो कि जो यूनिट है 10⁹ से बढ़ रहा है। तो अगर यूनिट 10⁹ से बढ़ेगा तो नंबर 10⁹ से कम हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया 10⁻⁹ kg। फिर अगर मान लो मैं लेंथ में जाऊं तो मैं सेंटीमीटर से लेके मीटर तक जा रही हूँ। तुम देख पा रहे हो 10⁻² से मैं 1 तक जा रही हूँ। यूनिट जो है 100 से बढ़ रहा है, तो अगर यूनिट 100 से बढ़ेगा तो जो नंबर है 100 से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 10⁻², 100 से कम होता हुआ नंबर, और ये मेरे पास आ गया नया यूनिट। अब अगर मान लो मैं टाइम में जाऊं तो टाइम में हम लोग सेकंड से लेके डेका सेकंड तक जा रहे हैं। इसका मतलब हम लोग 1 से लेके 10 तक जा रहे हैं। यूनिट 10 से बढ़ रहा है तो जो नंबर है 10 से कम हो जाएगा। अब तुम यहाँ पर देख लो, तो ये मेरे पास आ गया 10⁻⁻18 इंटू 10⁻6 इंटू 10, और साथ में मल्टीप्लीकेशन में आ गया केजी का स्क्वायर पर मीटर क्यूब per decasecond. So what is this? This is 10⁻⁻11. 10⁻⁻11। अब कन्वर्जन का ये जो बेसिस है, अब कुल मिला के 13, 14, 15, 16, 17, 18 बार रिपीट हो गया। 2 बार और रिपीट करूंगी, लेकिन अब की बार ये ग्राम, सेंटीमीटर, सेकंड ये सब नहीं लूंगी। अब की बार जूल वगैरह में चलते हैं। जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें बोला कि 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल है। ठीक है, मैंने तुम लोगों को लास्ट की क्लास में ना एक पॉइंट लिखाया था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल होता है, लेकिन फिर भी जब बच्चों को एक्चुअली में कन्वर्ट करने को आता है ना क्वेश्चन में, तो उनको पता नहीं लगता कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करें कि डिवाइड करें। तो तुम लोगों को यहाँ पर सिर्फ इतना देखना है कि तुम जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके जूल तक जा रहे हो तो तुम्हारा यूनिट बड़ा हो गया ना। तो अगर यूनिट बड़ा हो गया तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो नंबर है वो छोटा हो जाएगा। अब कोई भी नंबर छोटा कब होता है? या तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 1 से किसी छोटे नंबर के साथ, या डिवाइड कर दो 1 से बड़े नंबर के साथ। जैसे कि मान लो अगर मुझे 4 छोटा करना है, तो या तो मैं क्या कर सकती हूँ, 1 से जो छोटा नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, या फिर 1 से जो बड़ा नंबर है उससे डिवाइड कर सकती हूँ। तो तुम ऐसा सोचना कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में जब कन्वर्जन होती है, या तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लीकेशन में आता है, डिवीजन में आता है। तो तुम बस देख लो, तुम्हें नंबर छोटा करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को मल्टीप्लाई करोगे कि डिवाइड करोगे? ऑब्वियस सी बात है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर ऐसे चलोगे ना तो मेंटली सिर्फ 5 से 10 सेकंड में तुम्हें पता लग जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो 1 से छोटा नंबर है, ठीक है, जो 1 से छोटा नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड। जैसे कि देखना एक और क्वेश्चन, और अब 20 बार कन्वर्जन का जो कंसेप्ट है वो रिपीट हो चुका होगा, तो तुम इसको खुद से संभालोगे। मैंने तुम्हें बोला 20 जूल, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है? तो तुम सिर्फ यहाँ पर तुम लोगों को सिर्फ इतना देखना है कि भैया जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जा रहे हैं, जो हमारा यूनिट है वो छोटा हो रहा है। तो यूनिट छोटा हो रहा है तो नंबर बढ़ना चाहिए। तो अगर नंबर बढ़ना चाहिए तो बताओ इस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी कि डिवाइड करूंगी? ऑब्वियस सी बात है, डिवाइड करूंगी ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 20 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। समझ गए? हाँ जी, इस तरीके से सोचना है। ठीक है, तुम लोगों को इस तरीके से सोचना है। एक और क्वेश्चन जो मैं तुम लोगों को अगर मान लो नीट लेवल के कन्वर्जन पे ले चलूं, ठीक है, तो मैंने तुम्हें बोला कि भाई पानी की जो डेंसिटी है ना वो मेरे पास 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जो एक्चुअली में अब जो कन्वर्जन्स तुम लोगों को क्वेश्चंस में करने को आते हैं, सीजीएस और एसआई के बीच में ही होता है। ये कॉम्प्लेक्सिटी तो मैंने बेसिस क्लियर करने के लिए बोला है। अब मान लो तुम लोगों को क्वेश्चन में कन्वर्ट करना पड़ जाए इसको एसआई यूनिट में, कि इसको केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, तो आराम से करना।
तुम देखो यहाँ पर 1 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक तो 1 ग्राम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और एक 1 सेंटीमीटर के क्यूब के साथ डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब पूरा मैं लिखने नहीं वाली हूँ, देखो ध्यान से। ग्राम से किलो में जा रहे हैं, 1 से 10⁻³ में जा रहे हैं, यूनिट 1000 से बड़ा हो रहा है, तो अगर यूनिट 1000 से बड़ा हो रहा है तो नंबर क्या होगा, 1000 से छोटा हो जाएगा। उसी तरीके से फिर बाद में हम लोग सेंटीमीटर से मीटर तक जा रहे हैं, तो जब मैं सेंटीमीटर से मीटर तक जा रही हूँ, मैं 1 से 100 तक मैं 10⁻² से 1 तक जा रही हूँ, यूनिट 100 से बढ़ रहा है, तो अगर यूनिट 100 से बढ़ेगा तो जो नंबर है 100 से छोटा हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास कितना आ गया, ये तुम्हारे पास आ गया 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 kg पर मीटर क्यूब। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 1000 kg मीटर पर मीटर क्यूब। ये कन्वर्जन करनी होती है, जो एक्चुअली में जिस रीजन से कन्वर्जन करवा रहे हैं ना, वो ये है जो एसआई और सीजीएस में होती है। तुम लोगों को कोई डेसी सेकंड देखने को नहीं मिलेगा, डेका सेकंड देखने को नहीं मिलेगा, डेकाग्राम का क्यूब देखने को नहीं मिलेगा। वो सिर्फ कन्वर्जन का पॉइंट क्लियर करने के लिए था कि भाई देखो कन्वर्जन का बेसिस ये है, जो अब हम लोग काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अब नोट मेकिंग में आते हैं। तो हम लोग सेकंड टॉपिक पे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने प्रीफिक्सेस और कन्वर्जन्स की बात की। अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड टॉपिक के ऊपर, जिसमें बात करते हैं एक बार सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की। लिखो, supplementary quantities and parallax method. Supplementary quantities and parallax method. I believe 2016 या 15 में ना parallax method और mirrors जो रे ऑप्टिक्स में होते हैं, दोनों को मिला के एक क्वेश्चन आया था। तो पैरलेक्स कहीं पे भी आ सकता है। पैरलेक्स तुम्हारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के किसी क्वेश्चन में इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, पैरलेक्स मेथड का जो न्यूमेरिकल है, नॉट नेसेसरली पैरलेक्स मेथड, बट इसको व्हाट इज दी हाउ व्हेन डू वी अप्लाई पैरलेक्स मेथड। तो ध्यान से सुनना, अब नोट मेकिंग शुरू कर दो। अभी पहले के लिए हम लोग लिखेंगे। तो अगर मान लो मैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की बात करूं, तो देखो भैया, इतना हम ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि एसआई यूनिट सिस्टम के अंदर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। वी हैव एस्टैब्लिश्ड दैट, वी हैव डन दैट। एक आ गया मेरे पास प्लेन एंगल, जिससे हम लोग पूरे सिलेबस में जिसके साथ डील करेंगे। एक आ गया सॉलिड एंगल, जो तुम्हारे पूरे सिलेबस में कहीं पे भी नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ इस स्लाइड में इसका छोटा सा जिक्र होगा। तो जो प्लेन एंगल होता है ना, इट इज द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। लिखना, इट इज द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। जैसे कि मान लो एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, तो इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल है ना, दिस इज द प्लेन एंगल। दिस इज द प्लेन एंगल। एक बार ध्यान से देख लो। सॉलिड एंगल की बात करूं, सो दिस इज द एंगल ऑपोजिट टू एन एरिया। ऑपोजिट टू एन एरिया। जैसे ये तुम्हारा 2 डायमेंशनल एंगल हो गया, ये तुम्हारा 3D एंगल हो गया। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ कैसे। कि मान लो अगर मान लो अगर तुम लोगों ने कभी सॉफ्टी खाई हो, जब हम छोटे होते थे ना, चलो तुम में और मुझ में अब तो एज गैप थोड़ा सा होने लग गया, बट हमारे कॉलोनी में ना एक भैया आते थे, आइसक्रीम सेल करते थे। बेसिकली आइसक्रीम भी नहीं, सॉफ्टी सेल करते थे। तो टिंग 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 करके वो घंटी बजाते थे। हमें पता लग गया है सॉफ्टी वाला आ गया है। मम्मी से लेके जाते थे 5 रुपए, 5 रुपए की एक सॉफ्टी आती थी। इतनी ज्यादा टेस्टी सॉफ्टी, इसके अंदर व्हाइट कलर की आइसक्रीम। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ, ये वाला जो एंगल है ना, ये देखो, ये वाला जो एंगल है, जो एक एरिया के ऑपोजिट है, ये देखो, ये मेरे पास आ गया एरिया। इस एरिया के ऑपोजिट ये वाला जो एंगल है, दिस इज द सॉलिड एंगल, जिसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। तुम्हारे पूरे सिलेबस में कहीं नहीं है। समझे? तो
हम लोगों को अभी यहाँ पर बस हो गया सॉलिड एंगल के बारे में बात। अब हम लोगों को पूरी की पूरी बात प्लेन एंगल के ऊपर ही रखनी है। प्लेन एंगल के ऊपर ही पैरेलक्स है, ठीक है, प्लेन एंगल की कन्वर्जन ही हम लोग करने वाले हैं, तो ध्यान देना। अब अगर मान लो मैं प्लेन एंगल की बात करूं, जो तुम लोगों को बहुत सारे फिजिक्स चैप्टर्स में देखने को मिल जाएगा, इसके रिगार्डिंग कई बातें हम लोग आगे करने वाले हैं, ठीक है। अब इसी के बारे में बातें होंगी। सारे नेक्स्ट पॉइंट्स इसके ऊपर है, जैसे कि नंबर 1, हमें अच्छे से पता है कि जो एसआई यूनिट है प्लेन एंगल का, वो क्या है, रेडियन है। लेकिन हम लोग प्लेन एंगल को डिग्री में भी मेजर करते हैं, आवर्स में भी मेजर करते हैं, मिनट्स में भी मेजर करते हैं, सेकंड्स में भी मेजर करते हैं। तो तुम्हें ये तो पता ही है 360 डिग्री 2 पाई रेडियन होता है, ए पॉइंट लिख लो। 360 डिग्री 2 पाई रेडियन होता है ना। तो इसके बेसिस पे मैं 1 डिग्री को लिख सकती हूँ। तो 1 डिग्री मेरे पास क्या हो गया, पाई बाय 180 रेडियन। और जो मैंने तुम्हें बोला है कि ये जो एंगल्स वगैरह हैं, इनको हम लोग टाइम की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, तो वो मैथमेटिक्स लिखवा देते हैं और फिर इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। 1 डिग्री 1 घंटा होता है, 1 आवर। अब ऑब्वियस सी बात है, 1 आवर का मतलब 60 मिनट्स, मिनट्स को ऐसे सिंगल डैश से डिनोट किया जाता है। एंड दिस इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, तो इसको डबल डैश से डिनोट किया जाता है। दिस इज 60 मिनट्स, मत रिप्रेजेंटेशन देख लो, ये आ गया मेरे पास 3600 सेकेंड, सेकेंड्स जिनको डबल डैश से डिनोट किया गया है, 3600 सेकेंड्स। जैसे मान लो अगर ये पूरा का पूरा सर्कल है, डिग्री में मेजर करूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 360 डिग्री ना। रेडियन में मेजर करूं तो एक ये आ गया मेरे पास पाई 180 डिग्री, एक ये आ गया मेरे पास पाई 180 डिग्री, सो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। ये तो तुम्हें पता ही होगा। बी पॉइंट में मे भी तुम लोगों ने कुछ नया सीखा है। सॉलिड एंगल के नीचे लिखा हुआ है एंगल ऑपोजिट टू एन एरिया। जैसे प्लेन एंगल इज ऑपोजिट टू अ लाइन, सॉलिड एंगल इज ऑपोजिट टू एन एरिया। और आगे कोई डिस्कशन अब हमारा सॉलिड एंगल पे नहीं, प्लेन एंगल हमें समझना है। पहली मैथमेटिक्स प्लेन एंगल से एसोसिएटेड आ जाती है इसकी कन्वर्जन में, तो वो निपटाते हैं, पहले उसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, लिख लो। डन, कन्वर्जन पे ले चलो। अब देखना, रेडियन और डिग्री के बीच में तो कन्वर्जन बहुत ज्यादा इजी है। वेट, जैसे कि ये देखना, मान लो अगर मैं तुम लोगों को ये बोलूं कि भाई बताओ पाई बाय 60 रेडियन, ठीक है, कितना डिग्री होता है। तो ये कन्वर्जन तो इजी है ना, इसके लिए तुम्हारी मेमोरी बेस्ड कुछ नहीं है। तुम सिर्फ ये बोल दोगे कि 360 डिग्री 2 पाई रेडियन होता है, तो यूनिटरी मेथड से चल सकते हो कि भैया कितना डिग्री पाई बाय 60 रेडियन होगा। तो यूनिटरी मेथड से चलो, तो दिस इज इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय दिस, यही होता है यूनिटरी मेथड। तो ये मेरे पास आ गया 360 इंटू पाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो ये मेरे पास आ गया 6 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये मेरे पास कितना आ गया, 3 डिग्री। सिंपल यूनिटरी मेथड। एक अगर मान लो मैं इसका इनवर्स करवाऊं, मैंने तुम्हें बोला 200 डिग्री बताओ कितने रेडियन होता है, तो तुम लोग यूनिटरी मेथड से चलोगे कि भाई देखो 360 डिग्री होता है 2 पाई रेडियन। तो अगर आप हमसे पूछ रहे हैं कि 200 डिग्री कितना रेडियन होगा, तो ये यूनिटरी मेथड से आ जाएगा ना, दिस इज इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय दिस। तो वो मेरे पास आ गया
200 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई 360। तो ये मेरे पास आ गया ये मेरे पास आ गया, ऊपर आ गया 40, नीचे आ गया 36, 10 पाई बाई 9। ये देखो 10 पाई बाई 9, दिस गिव्स मी द आंसर। इनके बीच में इजी है, डिग्री, रेडियन, इनके बीच में कन्वर्जन के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल अब मैं तुम लोगों को डिग्री से टाइम में ले जाऊं, कि फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बोला कि भाई जरा सा ये बताओ 1/12 डिग्री कितने मिनट्स हैं। तो तुम लोगों को, तुम्हारी मेमोरी में होना चाहिए 1 डिग्री 1 घंटा होता है, बस ये होना चाहिए तुम्हारी मेमोरी में। तो अगर 1 डिग्री 1 घंटा होता है तो अब कन्वर्जन कर सकते हो कि भाई 1 डिग्री 60 सेकेंड, सॉरी 1 डिग्री 60 मिनट्स होते हैं। तो 1/12 डिग्री कितने मिनट्स होंगे। अगेन इसका आंसर यूनिटरी मेथड से आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय दिस। तो ये मेरे पास हो गया 60 इंटू 1/12 डिवाइडेड बाय 1। ये मेरे पास कितना आ गया, 5 मिनट। 5 मिनट। मैंने तुम्हें बोला 1/72 डिग्री, बताओ कितने सेकेंड्स हैं। 1/72 डिग्री कितने सेकेंड्स है। तो अगेन 1 डिग्री 1 घंटा होता है, तो उस हिसाब से आपके पास सेकेंड्स में लिख दो कि भैया देखो 1 डिग्री 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो अगर आप हमसे पूछते हैं 1/72 डिग्री कितने सेकेंड्स हैं, ठीक है, तो यहां पर ये वाली वैल्यू यूनिटरी मेथड से आराम से आ सकती है, दिस इज इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय दिस। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 3600 इंटू 1/72 डिवाइडेड बाय 1। ये मेरे पास कितना आ गया, 50 सेकेंड्स। तो जो बहुत छोटा एंगल होता है ना, जैसे कि देखो 360 डिग्री, मेरे पास मान लो अगर छोटा सा भी एंगल है, मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये छोटा सा एंगल है, तो डिग्री की टर्म्स में इनको मैं 30-40 इन सब में मेजर कर सकती हूँ। रेडियन की टर्म्स में बहुत छोटा आ जाएगा, पता नहीं कितना, लेकिन बहुत छोटा आ जाएगा, है ना। तो मैं ये बोल रही हूँ कि अगर मान लो बहुत ही ज्यादा छोटा एंगल है, कि मान लो इतना ज्यादा छोटा एंगल है, तो ताकि मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड हो जाए, हम लोगों ने और एक छोटा यूनिट ले लिया, एक और छोटा यूनिट ले लिया एंगल का, ठीक है, डिग्री से भी छोटा यूनिट ले लिया एंगल का, जो कि मेरे पास क्या है, मिनट्स। फिर और छोटा यूनिट ले लिया एंगल का, जो कि क्या है, सेकेंड्स। ये क्वेश्चन तुम करोगे, मुझे ये बताओ π/6 रेडियन कितने मिनट्स होता है। सॉल्व करो, रिपीटेशन बट ओनली विद द हेल्प ऑफ मोर क्वेश्चंस। कोई स्लाइड स्पेशल नहीं है यहाँ पे, सॉरी। करो इसको सॉल्व। वन एट जीरो जीरो देख लेते हैं। तो म्यूचुअल फ्रेंड को लेके आओ,
म्यूचुअल फ्रेंड क्या है, 1 डिग्री, है ना। तो म्यूचुअल फ्रेंड को लेके आओ और 1 डिग्री के टर्म्स में दोनों को लिखो, या फिर तुम ऐसा कर लो, रेडियन को पहले डिग्री में कर लो, डिग्री को फिर यहां पर कर लो, वरना म्यूचुअल फ्रेंड से भी कर सकते हो कि देखो अगर हम 1 डिग्री की बात करें तो वो पाई बाय 180 रेडियन होता है, और अगर हम लोग 1 डिग्री की बात करें तो वो 1 घंटा होता है, मतलब 60 मिनट्स होता है। तो अगर इतने रेडियन इतने मिनट्स हैं तो इतने रेडियन कितने मिनट्स होगा, वही तो निकालना है। यूनिटरी मेथड से दिस इज इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय दिस, तो ये वाली वैल्यू आ गई 60 इंटू पाई बाई 6 डिवाइडेड बाय पाई बाय 180। तो ये मेरे पास कितना हो गया, ये मेरे पास हो गया 60 इंटू पाई इंटू 180 डिवाइडेड बाय 6 इंटू पाई, पाई से पाई कटा, ये तुम्हारे पास 30 आ गया, ये तुम्हारे पास 1800 आ गया। ये तुम लोगों को करवाया था मैंने, a डिवाइडेड बाई b बाई c डिवाइडेड बाई d इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई d डिवाइडेड बाई b मल्टीप्लाइड बाई c। जब कुछ हो चुका है तो ही मैं उसके ऊपर रिलाई कर रही हूँ कि ये मैंने स्टूडेंट्स को करवाया है। वन मोर क्वेश्चन और फिर पैरेलक्स के ऊपर चलेंगे, क्योंकि पैरेलक्स में एक्चुअल कन्वर्जन आता है सेकेंड्स और आवर्स का या फिर मिनट्स का, तो मैं इसी में देखने को मिलेगा। बस अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करती हूँ, छोटू सा, ठीक है। मैंने तुम्हें बोला 1 ये बताओ कितने डिग्री है। तो इसको पढ़ना सीखो। ये क्या है, 1 मिनट 20 सेकेंड, 1 मिनट 20 सेकेंड, इसका मतलब क्या, 80 सेकेंड्स। तो जब 1 डिग्री 1 घंटा है, मतलब 3600 सेकेंड्स है, तो तुम निकाल सकते हो कितना डिग्री 80 सेकेंड्स होगा। यूनिटरी मेथड से आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 3600। तो ये तुम्हारे पास कितना आ गया, 8 इंटू 360, बोले तो 2/90। कुछ कुछ बुक्स में ऐसे भी पैरेलक्स मेथड में ऐसे एंगल लिखे हुए होते हैं, ठीक है। 1/45 क्यों, हाँ 1/45, 2/90, वेरी गुड, 2/90 बोले तो 1/45, ठीक है। तो ये थे कुछ कन्वर्जन्स जो हम लोगों ने एंगल्स के बीच में किए, जो मैंने तुम लोगों को बी पॉइंट लिखवाया था। अब मैं तुम्हें ना पैरेलक्स मेथड के बारे में बताती हूँ। अब ध्यान देना, ये तो क्वेश्चंस थे, अब नोट मेकिंग के अंदर आ रहे हैं। नोट मेकिंग में बात करते हैं पैरेलक्स मेथड की। रुको, पैरेलक्स मेथड के बारे में बाद में बात करते हैं। अब तुम लोग मुझे ना एक बात बताओ, ठीक है। एक बार जरा सा ना बच्चों स्क्रीन के ऊपर देखना, लेट अस नॉट डू नोट मेकिंग राइट नाउ। स्क्रीन के ऊपर देखना, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से, सारे बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे, मान लो मैं यहां से देख रही हूँ, बहुत सारी बिल्डिंग्स है, तो मैं क्या करूंगी, बिल्डिंग के फुट से बिल्डिंग के हेड तक देखूंगी, तो एक एंगल कवर होगा ना। अब तुम मुझे बच्चों खुद बताओ, देखते जाना, नोट मेकिंग नहीं करवा रही हूं अभी मैं तुम लोगों को समझाने के लिए, एक बार समझाने के लिए ये एक रफ वर्क कर रही हूँ, नोट मेकिंग तो फिर करवाऊंगी। तो अब तुम समझो, वो बिल्डिंग बच्चों यहाँ पर भी हो सकती है, मान लो यहाँ पर है वो बिल्डिंग यहाँ पर भी हो सकती है, वो बिल्डिंग यहाँ पर भी हो सकती है, वो बिल्डिंग और दूर भी हो सकती है, वो बिल्डिंग और दूर भी हो सकती है है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग फुट से हेड तक देखेंगे। तो अगर पहले वाले सिनेरियो में मैं फुट से लेके हेड तक देखूं तो ये एंगल कवर हो रहा है, बाद में मैं फुट से लेके हेड तक देखूं तो ये एंगल कवर हो रहा है, फिर मैं फुट से लेके हेड तक देखूं तो तुम्हें एंगल तो दिख ही रहा होगा, फिर बाद में ये वाला एंगल कवर हो रहा है, फिर बाद में अगर मैं फुट से लेके हेड तक देखूं, ध्यान देना,
फुट से लेके हेड तक देखूं तो ये वाला एंगल कवर हो रहा है। फिर बाद में बच्चों अगर मैं फुट से लेके हेड तक देखूं तो ये वाला एंगल कवर हो रहा है। सो माय पॉइंट इज, बिल्डिंग की हाइट तो सेम है ना, ये देखो बिल्डिंग की जो हाइट है वो मैंने सेम रखी है, लेकिन बिल्डिंग जैसे जैसे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर से दूर जाती जा रही है, तो जो एंगल, जो आई का एंगुलर कवरेज है उसके एक एंड से लेके दूसरे एंड तक देखने का, वो एंगल छोटा होता जा रहा है। इसका मतलब मान लो अगर मैं कोई बहुत दूर का ऑब्जेक्ट देखती हूँ, या फिर मान लो अगर एंगल बहुत ही ज्यादा छोटा है ना, तो बच्चों जब एंगल बहुत ज्यादा छोटा होता है तो तुम समझो कि पहले वाले सिनेरियो में बेस और हाइपोटेनियस में फर्क था। पहले वाले सिनेरियो में बेस वाज नॉट इक्वल टू हाइपोटेनियस। लेकिन मान लो अगर मैं लास्ट सिनेरियो की बात करूं, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ में कितना ही फर्क है। तो अगर मान लो ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पर बेस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हाइपोटेनियस आ जाता है इस सिनेरियो में। यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर tan थीटा sin थीटा एक दूसरे से इक्वल टू नहीं है, क्योंकि बेस और हाइपोटेनियस अलग अलग है। लेकिन जब बेस और हाइपोटेनियस इक्वल हो गया तो देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा हो गया मेरे पास ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस, tan थीटा हो गया मेरे पास बेस बाय हाइपोटेनियस। साइन थीटा मेरे पास हो गया ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस, tan थीटा मेरे पास हो गया ऑपोजिट बाय बेस। तो मैं बोल रही हूँ कि अगर मान लो बेस और हाइपोटेनियस ये लास्ट वाले सिनेरियो में अगर सेम हो जाता है तो ये दोनों इक्वल हो गए ना। इसका मतलब जब एंगल बहुत ज्यादा छोटा होता है, एंड आई कैन नॉट इवन टेल यू कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के क्वेश्चंस में ये वाला लॉजिक लगता है कि जब एंगल बहुत ही ज्यादा छोटा हो ना, तो साइन थीटा और टैन थीटा में कोई डिफरेंस नहीं रहता, और इस सिनेरियो में हम लोग थीटा को सिंपली सिंपली क्या लिख सकते हैं, ऑपोजिट। ये देखो ऑपोजिट डिवाइडेड बाय, ना तो हम इसको बेस बोलेंगे ना हम इसको हाइपोटेनियस बोलेंगे, इसको सर्कल का रेडियस बोलेंगे। ये सर्कल का एक छोटा सा सेगमेंट है और ये आ गया उसका रेडियस। अब इस चीज को मैं नोट मेकिंग में करवाती हूँ। नोट मेकिंग में जरा सा इसको रिपीट करते हैं। पैरेलैक्स मेथड नहीं, अभी मैंने तुम लोगों को एंगल्स के बारे में बताया, एंगल्स के बारे में बात हो रही है। तो ये देखना, पहले ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर दो। ठीक है, बिल्डिंग्स ड्रॉ कर दो। पहली बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग, पहली बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग, तीसरी बिल्डिंग, चौथी बिल्डिंग, पांचवी बिल्डिंग। सारी बिल्डिंग्स देखो सेम हाइट की हैं, लेकिन जब मैं देखूं, जब मैं इन सारी बिल्डिंग्स को ऑब्जर्व करूं मेरे पहले वाले पॉइंट से, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो मेरी आंखों को जितना एंगुलर कवरेज करना पड़ रहा है उसके एक एंड से लेके दूसरे एंड तक देखने के लिए, वो एंगल छोटा होता जा रहा है। जैसे कि पहले वाले सिनेरियो में ये एंगल है, दूसरे वाले में ये है, तीसरे वाले में ये है, प्लीज ड्रॉ कीजिए। ठीक है, चौथे वाले में ये है, पांचवे वाले में ये है, पांचवे वाले में ये है। तो अगर मानो मैं पहले सिनेरियो की बात करूं, दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो शायद से लैग हुआ है, वेट वेट वेट, अब नोट करोगे। अभी तो रफ वर्क चल रहा था यार, क्लास में ना प्रेजेंट रहा करो, सब बता देते हो, नोट करना है नहीं करना है, अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। रुको जस्ट 1 सेकेंड बच्चों, एक मिनट, स्क्रीन हट गई एक्चुअली। लेट मी शेयर दी स्क्रीन 1 मोर टाइम। डीपीपी मिलेगी आज। अब हम लोगों ने थोड़ा अच्छा खासा कवरेज कर लिया ना। वेट, एक मिनट, ये क्या हो गया। रुको बच्चों, एक बार रिफ्रेश करने देना, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है अच्छे से। लेट मी रिफ्रेश।
ऑडिबल, विजिबल? हाँ जी, एक बार बताओ। ठीक है, नोट मेकिंग अब करते हैं एंगल्स वगैरह के ऊपर, फिर पैरेलक्स बताती हूँ। जो अभी मैं बता रही हूँ दैट इज द मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन्वॉल्व इन पैरेलक्स, बट दिस इज नॉट पैरेलक्स। तो ये मेरे पास आ गया पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, two ends of the building, two ends of same sized building, of same sized buildings are being observed. लिखो, are being observed, पहले बनाओ ये। ठीक है, अब देखिएगा, मैं एक बार इस ट्रायंगल के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो अगर मान लो मैं इस ट्रायंगल के बारे में बात करूं, तो यहाँ पर हमारी प्रॉपर ट्रिगोनोमेट्री लगेगी। ट्रिगोनोमेट्री इज नॉट समथिंग दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ ऑलरेडी। ये देखो, और अगर मान लो मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री तो लगेगी। ओ यार, रुको, मैं हाईलाइट कर रही हूँ सिर्फ। ओके, दिस कैन डू, वेट। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी ट्रिगोनोमेट्री लगेगी। बनाओ इतने तुम। ठीक है, इन दोनों के बारे में, डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि देखो, अगर मान लो मैं पहले वाले सिनेरियो में बात करूं, तो ये मेरे पास थीटा आ गया। ठीक है, ये मेरे पास थीटा आ गया। थीटा के लिए ये ऑपोजिट है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। तो अब मैं आपको क्या बोल रही हूँ ना, मैं आपको बोल रही हूँ कि इस सिनेरियो में ना हाइपोटेनियस और बेस एक दूसरे से इक्वल टू नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर साइन थीटा और टैन थीटा एक दूसरे से इक्वल नहीं होगा। हम यहाँ पर बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे, जो बेसिक ट्रिगोनोमेट्री हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि साइन थीटा कैसे डिफाइन करते हैं, टैन थीटा कैसे डिफाइन करते हैं, व्हाटएवर। लेकिन बच्चों, अगर मान लो मैं ग्रीन वाले ट्राइंगल की बात करूँ ना, तो यहाँ पर जो ये मेरे पास एंगल आया है, इसके लिए ये बेस है, ये ऑपोजिट है, ये हाइपोटेनियस है। अब यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर हाइपोटेनियस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बेस। ठीक है, विच इज वाई साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टैन थीटा। और यहाँ पर हम लोग इसको ना साइन थीटा के टर्म्स में, ना टैन थीटा के टर्म्स में, इसको थीटा के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जब ये वाला सिनेरियो हो जाए, हाइपोटेनियस एंड बेस आर कॉल्ड radius and opposite is called arc, is called arc। इसका मतलब मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ थीटा कैन बी रिटन एज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। थीटा रेडियन के टर्म्स में आएगा, आर्क बाय रेडियस, जो तुम्हारी मैथमेटिक्स है पैरेलक्स से एसोसिएटेड। थीटा इज इक्वल टू
आर्क बाय रेडियस। ये रिपीटिशन नोट मेकिंग के साथ। कि ट्रिगोनोमेट्री तो दोनों में लगे ना, जब तक एक राइट एंगल ट्राइंगल आएगा ट्रिगोनोमेट्री तो हम लोग लगा ही सकते हैं। फर्क ये है कि जब हमारे पास एंगल बहुत ज्यादा छोटा हो ना, तो फिर हाइपोटेनियस और बेस के बीच में ज्यादा डिफरेंस रहता नहीं है, इक्वल ही सिमिलर लेंथ के हो जाते हैं वो। तो उस सिनेरियो में साइन थीटा टैन थीटा को हम लोग सिंपली थीटा की टर्म्स में लिख सकते हैं। उस सिनेरियो में हम लोग हाइपोटेनियस और बेस को रेडियस बोलते हैं। मतलब ये दोनों मेरे पास, ये मेरे पास बेसिकली एक सर्कल का बहुत ही छोटा सा सेगमेंट आ गया, तो ये हो गया उस सर्कल का रेडियस, और ये जो थीटा के ऑपोजिट है वो हो गया मेरे पास आर्क। इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो, दिस इज गोइंग टू बी नोन एज आर्क, दिस इज गोइंग टू बी नोन एज रेडियस, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी नोन एज रेडियस। लिखिए। यहाँ पर थीटा इज वेरी स्मॉल। लिखो। तो अभी हमने सी पॉइंट में ये देख लिया कि अगर एंगल बहुत ज्यादा छोटा हो तो फिर बाद में क्या होता है। लिख लिया। एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। लेट अस डू वन क्वेश्चन ऑन इट टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि मान लो क्वेश्चन करवाते वक्त, क्वेश्चन कोई भी बच्चा क्लास में नोट नहीं करेगा, सारा ध्यान स्क्रीन के ऊपर। मान लो मेरे पास ये एक स्टार है, और इस स्टार पे बैठ के मैं अर्थ के दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ऑब्जर्व कर रही हूँ। दिस इज अर्थ। सो diametrically opposite diametrically opposite points of the earth are being observed from the star, are being observed from the star, from the star। ठीक है। the angular coverage of the eye, the angular coverage of the eye of the eye अगर मान लो वो 20 मिनट्स है, और मान लो diameter of the earth, diameter of the earth मान लो 12800 किलोमीटर्स है। ठीक है, ये सारी चीजें दे दी कि भाई हम लोग इस स्टार से ये जो अर्थ है उसके दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जो एंगुलर कवरेज है 20 मिनट्स का आ रहा है, तो मान लो अगर अर्थ का जो डायमीटर है वो 12800 किलोमीटर्स है, व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द स्टार एंड द अर्थ। क्वेश्चन क्या है,
what is the average distance? What is the average distance between the star and the earth? Between the star and the earth. तो तुम समझ रहे हो, एंगल बहुत छोटा हो गया ना. तुम देखो ना, 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स हैं. नंबर बढ़ रहा है ना, नंबर बढ़ रहा है तो यूनिट छोटा हो रहा है ना, मतलब डिग्री से भी छोटा यूनिट है. तो 1 डिग्री ऑलरेडी कितना ज्यादा छोटा होता है, ये उससे भी छोटा है. ये क्या है, उससे भी ज्यादा छोटा है. इसका मतलब एक तो मैंने पहले मैंने वन एंड ऑफ द अर्थ देखा, ये ध्यान से देखना, पहले मैंने वन एंड ऑफ द अर्थ देखा, फिर मैंने दूसरा एंड ऑफ द अर्थ देखा. डायमेट्रिकली एंड्स देखे है ना, क्योंकि मैंने, तो यहाँ पर जो एंगुलर कवरेज है वो मेरे पास कितनी आ रही है, 20 मिनट्स. 20 मिनट्स को रेडियन के टर्म्स में लिख देती हूँ, क्योंकि एंगल को हमेशा रेडियन के टर्म्स में लिखना है, कभी भी अगर थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस के टर्म्स में चलते हो. तो मैं देख पा रही हूँ कि भाई पाई बाय 180 रेडियन 60 मिनट्स होता है, क्योंकि दिस इज 1 डिग्री, 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स आते हैं. तो यहाँ से अगर मुझे निकालना हो कि 20 मिनट्स कितने रेडियन है, सबसे पहले अगर मैं ये निकाल दूं तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाय 18 18 18 54 540 रेडियन. मेरे पास आ गया कि ये जो मेरे पास एंगल है या तो 20 मिनट्स है, जिसको मैं पाई बाय 540 रेडियन भी बोल सकती हूँ. ये तो मेरा कन्वर्जन है जो अभी तक हम लोग कर चुके हैं. ठीक है, अब मुझसे पूछा हुआ है व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द स्टार एंड द अर्थ. तो तुम देखो ना, एंगल अगर बहुत ज्यादा छोटा है तो ये वाली लाइन में, ये वाली लाइन में, ये वाली लाइन में, ये वाली लाइन में, ये वाली लाइन में कोई बड़ा फर्क नहीं है. तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री लगाऊंगी ये वाले ट्राइंगल के ऊपर. देखना, मैं ट्रिगोनोमेट्री लगाऊंगी ये वाले ट्राइंगल के ऊपर, जिसके लिए आर्क की वैल्यू कितनी होगी, 12800 किलोमीटर्स. और जो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द स्टार एंड द अर्थ है, जिसको मान लो मैंने y मान लिया, वो आ गया ये. तो थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, तो पाई बाय 540 इज इक्वल टू आर्क 12800 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय द रेडियस विच इज y की वैल्यू मुझे निकालनी है. तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 12800 इंटू 540 डिवाइडेड बाय 5 किलोमीटर्स. मुझे फाइनल आंसर नहीं चाहिए, मुझे ये बताओ आंसर तक पहुंचना आया. आंसर तक पहुंचना आया. एक क्वेश्चन खुद से करो. अब सिमिलर क्वेश्चन देती हूँ, अब ये क्वेश्चन तुम करना. ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड. ठीक है, तो दोबारा से स्टार है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ऑफ अर्थ आर बीइंग ऑब्जर्व्ड. तो अगर मान लो जो एंगुलर कवरेज है वो 10 सेकेंड्स का है, अगर एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द स्टार एंड द अर्थ, ठीक है, मान लो x किलोमीटर्स है, तो बताओ व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ. ये लो, तो हम स्टार से अर्थ के दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो अगर आई का एंगुलर कवरेज 10 सेकेंड्स है और जो स्टार और अर्थ के बीच में एवरेज डिस्टेंस है अगर वो x किलोमीटर्स है, तो x की टर्म्स में बताओ व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ. ये तुम सॉल्व करो.
तुम्हारे लिए, बस करो ये। देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ट्रायंगल देखूंगी एक्चुअली में कौन सा ट्रायंगल है। तो एक स्टार से ये वाला डायमेट्रिकली पॉइंट ऑब्जर्व किया, देखना। फिर बाद में स्टार से मैंने दूसरे वाला डायमेट्रिकली पॉइंट ऑब्जर्व किया। तो यहाँ पर ये वाले एंगल का जो कवरेज है, दैट एंगल इज व्हाट 10 सेकेंड्स। बट मुझे सेकेंड्स में नहीं चाहिए, मुझे रेडियंस में चाहिए, वरना मैं ना ट्रिगोनोमेट्री लगा सकती हूँ, ना ट्रिगोनोमेट्री का जो वो होता है, ट्रिगोनोमेट्री का ये जो स्पेशल केस होता है अगर थीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है ना, मैं वो लगा सकती हूँ। तो पहले मैं कन्वर्जन करती हूँ। तो 1 डिग्री होता है पाई बाय 180 रेडियन, और 1 डिग्री में 1 घंटा होता है, मतलब ये 3600 सेकेंड्स भी होते हैं। तो यहां से मुझे ये देखना है कि कितने रेडियन 10 सेकेंड्स है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितने आ गई, पाई इंटू 10 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 3600। तो ये मेरे पास कितना आ गया, ये मेरे पास आ गया पाई इंटू 18 इंटू 36 ये रेडियन। अब मैं थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस के टर्म्स में चल सकती हूँ। तो ये वाली वैल्यू, अच्छा x की जगह ना इसको मैं y ले लेती हूँ, क्योंकि x कुछ और है। इसको मान लो मैंने y ले लिया। हाँ, तो अब एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द स्टार एंड द अर्थ x दिया हुआ है, डायमीटर निकालना है। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। अब चलते चलो, तो तुम्हारे पास आ गया पाई इंटू 18 इंटू 3600 इज इक्वल टू आर्क विच इज द डायमीटर जो मुझे निकालना है, डिवाइडेड बाई द रेडियस। तो तुम्हारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, d इंटू 18, सॉरी डायमीटर की वैल्यू कितनी आ गई, तुम्हारे पास डायमीटर की वैल्यू आ गई पाई इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 18 इंटू 3600 किलोमीटर्स, क्योंकि x किलोमीटर्स में गिवन था। कन्वर्जन ऑलरेडी कर चुके हैं, एंगल के बारे में हम लोगों ने बात की है। आई डोंट वांट द फाइनल आंसर, मुझे नहीं जानना कि तुम्हें 18 इंटू 36 करना आता है कि नहीं, मुझे सिर्फ ये जानना है कि क्या आपको, है ना, मुझे ये नहीं जानना कि आपको ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाना आ रहा है कि नहीं आ रहा। मुझे बस ये देखना है आपको ये जितनी भी चीजें मैंने बताई है वो करनी आ रही है कि नहीं आ रही। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे डील करते हैं जब बहुत ज्यादा छोटा एंगल हो। थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस बता के एक बार लिखवा दिया रिपीटेशन, 2 क्वेश्चंस करवा दिए, 2 और रिपीटेशन, 3 रिपीटेशन। अब आगे बढ़ेंगे।
अब हम लोग चलेंगे डी पॉइंट के ऊपर, नोट मेकिंग को जारी रखो। यहाँ पर अब मैं बात करती हूँ पैरेलक्स मेथड की। पैरेलक्स मेथड जिसकी मैथमेटिक्स हमारा पॉइंट सी है, लेकिन मतलब डिफरेंट है पैरेलक्स का। लिखना एक बार। पैरेलक्स मेथड, एक बार मेरी तरफ देखना, ठीक है। लुक एट मी। स्क्रीन हटाने दो। हाँ, मान लो ये पेन है, ठीक है, ये पेन है। अब मेरी दो आंखें हैं, तो नाउ देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी हमने 1 पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से, जब छोटा एंगल हम लोग डील कर रहे होते हैं तब क्या होता है देखा। अब के बार मैं 2 पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन रखूंगी। अब के बार ऑब्जेक्ट मेरे पास एक है, लेकिन मैं उसको 2 जगह से देख रही हूँ। एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी मेरी ये वाली आंख, तो दिस इज द लाइन ऑफ विजन। फिर जब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है मेरे पास ये वाली आंख, दिस इज द पॉइंट ऑफ, दिस इज द लाइन ऑफ विजन। दोनों लाइन ऑफ विजन के बीच में एक एंगल है ना, दैट इज द एंगल ऑफ पैरेलक्स। कि अगर तुम लोग ध्यान से भी देखो तो जब मैं देखना, जब मैं अपनी इस आंख से देख रही हूँ ना, ये वाली आंख से देख रही हूँ, और जब मैं ये वाली आंख से देख रही हूँ, मुझे जब मेरे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है, तुम खुद करके देखो, तुम्हें शिफ्ट नजर आएगा। कि जब तुम लेफ्ट आई से देख रहे हो, अपने आगे कुछ रख लो, जैसे कि मेरे आगे यहाँ पर ये लैपटॉप की स्क्रीन है, तो मैं पैरेलक्स को ऑब्जर्व कर पा रही हूँ। तो जब मैं अपनी सिर्फ लेफ्ट आई से देखती हूँ और जब मैं अपने राइट आई से देखती हूँ, एक शिफ्ट है ना, हल्का सा हिल रहा है ना, दिस इज पैरेलक्स। और जितने एंगल से, मान लो अगर पहले वाले सिनेरियो में लाइन ऑफ विजन ये है, दूसरे वाले सिनेरियो में लाइन ऑफ विजन ये है, बस उसके बीच के एंगल को एंगल ऑफ पैरेलक्स बोला गया है। मैथमेटिक्स हम सीख चुके हैं। अब इसको नोट्स में लिखते हैं। इसको नोट्स में कैसे लिखेंगे? ठीक है, पैरेलक्स क्या होता है? पैरेलक्स इज द phenomena where we is a phenomena in which we observe a shift in the location of a static object. लोकेशन ऑफ अ स्टैटिक ऑब्जेक्ट, कि मैंने ऑब्जेक्ट को नहीं हिलाया, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। लोकेशन ऑफ अ स्टैटिक ऑब्जेक्ट when observed from two different points of observations, from two different points of observation. Parallax is the phenomena in which we observe a shift. We observe, ऑब्जेक्ट शिफ्ट नहीं हुआ है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है वो शिफ्ट हुआ है जब मैं अपने पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन बदलती हूँ। जैसे कि देखना, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास एक पेन है, ठीक है। पहले मैं, रुको बच्चों, पहले एक बार मुझे देखने दो इसका डायग्राम मैं किस तरीके से बनवाऊं। मान लो ये चेहरा है, तुम्हारा चेहरा ऊपर से कैसे दिखेगा? तुम्हारा चेहरा मान लो ऊपर से ये दिख रहा है, ठीक है। एक तुम्हारे आंख ये है, दूसरी तुम्हारी आंख ये है, ठीक है। तो एक तो हो गया पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, एक मेरे पास हो गया पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, एक तुम्हारे पास आ गया पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन 2। यहाँ पर एक पेन रखा है, बिल्कुल मान लो तुम्हारी नाक की सीध में, यहाँ पर दिस इज द एक्चुअल पोजिशन ऑफ द पेन।
एक्चुअल पोजिशन ऑफ द पेन। तो देखो, जब तुम पहले ऑब्जर्व कर रहे हो ना, लाइन ऑफ विजन तुम्हारा ये है। बनाओ अब, दिस इज द लाइन ऑफ विजन। जब तुम दूसरे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से नोटिस कर रहे हो, दिस इज द लाइन ऑफ विजन, दिस इज द लाइन ऑफ विजन। दोनों लाइन ऑफ विजन के बीच में एक एंगल है ना, देखो ना। जब तुम इस आंख से देख रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि ये जो तुम्हारा पेन है बहुत ही ज्यादा नीचे है। जब तुम यहां से देख रहे हो, तुम्हें लग रहा है पेन बहुत ही ज्यादा ऊपर है। दोनों से देख रहे हो तो तुम्हें लग रहा है पेन तो बिल्कुल सामने है। तो इन दोनों लाइन ऑफ विजन के बीच में ये वाला जो एंगल आता है थीटा, दिस इज द एंगल ऑफ पैरेलैक्स। दिस इज द एंगल ऑफ पैरेलैक्स। ये देखिए, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एंगल ऑफ पैरेलैक्स है। एंगल ऑफ पैरेलैक्स से कैसे मैथमेटिकली डील करना वो अभी किया, अब दोबारा करेंगे। रिपीटेशन का रिपीटेशन, नए टॉपिक की कवरेज भी हो गई साथ में। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, मतलब अगर मान लो मैं यहां पर ये वाले ट्राइंगल को लूं, इसी के नीचे बना दो। अगर मैं यहाँ पर यही वाले एंगल को लूं, पिक्चर में एंगल थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है लेकिन होगा छोटा, ये थीटा, इसके लिए ये मेरे पास आ गया आर्क, ये आ गया रेडियस, ये आ गया रेडियस। क्योंकि पैरेलैक्स का एंगल बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो यहां पर बोल दूंगी थीटा is equal to arc by radius, not something that we are doing for the first time. खत्म। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। करो। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन पे उतरते हैं। क्वेश्चन का जो न्यूमेरिकल सेंस है वी हैव ऑलरेडी डन, रिपीटेशन और हो जाएगा। जैसे कि अब पैरेलैक्स में क्या होता है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन दो होते हैं। तो अब की बार हम क्या करेंगे, अब की बार हम एक स्टार को ऑब्जर्व करेंगे। ये है मेरे पास स्टार, ये आ गया मेरे पास अर्थ। सो अब की बार क्या है, अ स्टार इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, ऑब्जेक्ट एक ही है, अ स्टार इज बीइंग ऑब्जर्व्ड from two diametrically opposite points, two diametrically opposite points of a planet, of a planet। तो ये आ गया हमारा प्लैनेट, प्लैनेट टाइटन। ठीक है, ये आ गया मेरे पास स्टार। तो तुम्हें बोला हुआ है if the average distance, if the average distance, नहीं, if the diameter of the planet is 5 meter, if the diameter of the planet is 36 meters and angle of parallax
अब की बार रेडियन में दे रही हूँ, ठीक है, तुम भी क्या ही याद रखोगे, इज पाई बाय 1800 रेडियन. What is the average distance between the planet and the star? तुम्हें क्या लगता है सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैसे मेजर हुआ? कोई सन तक जाके आया कि अच्छा तुम रुको, है ना, यहाँ से अर्थ से निकला, ये इस तरीके से भाग के गया, फिर उसने ऐसे हाथ लगाया, देखा कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? नहीं, पैरालेक्स की हेल्प से ही हम लोगों ने डिस्टेंस बिटवीन दी सन एंड दी अर्थ को निकाला है. कि हमने देखा सन को एक एंड से नोटिस किया, फिर दूसरे एंड से नोटिस किया, डायमीटर ऑफ द अर्थ हम लोगों को पता ही है 12800 किलोमीटर्स, पैरालेक्स मेजर कर लिया, कैलकुलेशन कर ली. व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस between the planet and the star? Between the planet and the star. बताओ, सॉल्व करो, क्योंकि मैथमेटिक्स हो चुकी है, मैथमेटिक्स हो चुकी है शेरों. करिए, सॉल्व कीजिए तो देख लेते हैं. अब की बार कन्वर्जन नहीं है तो सिंगल स्टेप में हो जाएगा. यहाँ पर दोनों सिनारियों में मैंने एंगल की कन्वर्जन दी थी क्योंकि उससे पहले कन्वर्जन डिस्कस किया था. तो हमने इस स्टार को 2 पॉइंट से ऑब्जर्व किया ना. तो पहला पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये था, तो लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ विजन ये हो गया. दूसरे वाले सिनारियो में पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, देखो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पहला ये, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन दूसरा ये. दोनों पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से एसोसिएटेड जो लाइन ऑफ विजन है वो मैंने बना दिया. और एंगल ऑफ पैरेलेक्स ये वाला जो थीटा है वो गिवन है पाई बाय 1800 रेडियन. कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट ही नहीं, रेडियन की टर्म्स में ऑलरेडी है. तो डायमीटर गिवन है, दिस इज 36 किलोमीटर्स. तो मैं एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट ऑफ द स्टार, बिटवीन द प्लैनेट एंड द स्टार निकालना है, जिसको x ले लो. तो थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस भाई, थीटा इज इक्वल टू 36 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय x. थीटा कितना है? पाई बाय 1800 रेडियन. अब यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लो. x मेरे पास आ गया 36 इंटू 1800 डिवाइडेड बाय पाई किलोमीटर्स. सारू, काश ऐसे एक प्लैनेट सच में घर पे रख सकता. प्लैनेट है ना, हाँ आयान, प्लैनेट 36 किलोमीटर्स का है बाबू, 36 मीटर्स का भी नहीं है. तो 36 मीटर्स वाले प्लैनेट को भी कहां अपनी छत पे रखेगा? 36 किलोमीटर्स, किलोमीटर्स है, मीटर्स नहीं है. ठीक है, पैरेलेक्स बताओ, क्लियर हुआ? अब आपको बच्चा जी डीपीपी मिल जाएगी. ठीक है, अब हम लोगों ने इतना कवरेज कर लिया कि डीपीपी तुम लोगों को मैं प्रोवाइड कर सकूं एंगुलर कवरेज के ऊपर, कन्वर्जन्स के ऊपर, पैरेलेक्स मेथड के ऊपर. तो अभी 10 मिनट रहते हैं, हम लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर्स को शुरू करने का कोई पॉइंट नहीं है, तो ये करेंगे नेक्स्ट क्लास में. होपफुली प्लेन एंगल पैरेलेक्स मेथड से एसोसिएटेड जितने भी कन्वर्जन है, वो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हर एक चीज तुम लोगों को लिखवा दी है. होपफुली अब इसमें किसी भी तरीके की तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है बच्चों, अगर क्लास आपको पसंद आए ना, तो क्लास जब मैं एंड करती हूँ वहां पर लाइक का बटन होता है, वो लाइक का बटन तो प्रेस कर सकते हो. मजा आ गया ना? अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, आराम से डीपीपी वगैरह सॉल्व करना, दिन को प्रोडक्टिव बनाना, सोने से पहले रिवीजन थोड़ा सा कर लेना. सोते वक्त 36 किलोमीटर्स वाले डायमीटर का जो प्लैनेट है तुम्हारे घर की छत पे रखे हो, वो वाले सपने देखना. ठीक है, वो इतना खौफनाक होगा कि कल तुम लोग सुबह एटलीस्ट 7 बजे उठ जाओ और 8 बजे वाली क्लास अटेंड कर पाओ. तो कल मिलते हैं 8 बजे, चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे. ठीक है, और मैं अब भी देख पा रही हूँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके नाम के आगे टाइटल नहीं है.
वेयर इज द टाइटन? वेयर कल सारे बच्चे नाम के आगे टाइटन लिखवा के आएंगे, ऐसा मत करा करो यार। पूरा ना मतलब पूरा ऐसे फीलिंग से चलते हैं ना, टीसी टीसी टाइटन है ना, कि ऐसे क्लास में मैं आऊं हर बच्चे के नाम के आगे टाइटन है, कितना ऐसे ऐसे, समझ रहे हो? ठीक है, चलो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय। गुड बाय बच्चों, गुड बाय। लाइक दी सेशन अगर पसंद आया है तो गुड बाय।